गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू रैंकर्स कोचिंग चैनल। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक क्या है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है। जब हम सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है पैटी कैश बुक प्रिपेयर करने की, और एडवांटेजेस क्या है पैटी कैश बुक को प्रिपेयर करने के, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या क्या सिस्टम और मेथड हैं पैटी कैश बुक को प्रिपेयर करने के, और पैटी कैश बुक का बैलेंस कैसे किया जाता है, ये सब कुछ इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। और लास्ट में एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे पैटी कैश बुक से रिलेटेड। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एंड तक बने रहो ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट पैटी कैश बुक से रिलेटेड क्लियर हो जाएं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। Petty cash book is the book which is used for the purpose of recording the expenses involving small amounts। तो पैटी कैश बुक एक बुक है, फुल फ्लैश्ड एक बुक तैयार की जाती है जिसमें कि एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग की जाती है। और किस तरह के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे, स्मॉल अमाउंट के, जो छोटी छोटी अमाउंट के जो भी खर्चे होंगे वो पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पैटी मीन्स स्मॉल, तो स्मॉल अमाउंट के जितने भी फर्म में या बिजनेस में खर्चे होंगे तो पैटी कैश बुक में उनको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। जैसे कन्वेंस का खर्चा हो गया, स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज, कोई रिपेयर का खर्चा है, तो इस तरह के छोटे छोटे खर्चे जो लगातार होते रहते हैं, रैकरिंग नेचर के हैं, वो सारे के सारे पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। और जो पर्सन इस पैटी कैश बुक को प्रिपेयर करता है उसको पैटी कैशियर कहते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ पैटी कैश का। System of petty cash. The petty cashier is given an advance amount to pay petty expenses। तो पैटी कैशियर क्या है? एक्चुअल में फर्म में एक मेन कैशियर होता है, मेन कैशियर, ठीक है। जो मेन कैशियर है वो पैटी कैशियर को एक फिक्स अमाउंट, अब फिक्स अमाउंट क्या हो सकती है कि वो मेन कैशियर ये आइडिया लगा लेता है कि हर महीने या हर पीरियड जो भी होगा, ये मंथली हो सकता है, फोर्टनाइट हो सकता है या वीकली हो सकता है, कि इतना खर्चा छोटे छोटे खर्चों में हो जाता है। एक अमाउंट वो फिक्स कर देगा मेन कैशियर, ठीक है। और वो वाली अमाउंट पैटी कैशियर को दे दी जाती है ताकि वो उन छोटे छोटे खर्चों को हैंडल करता रहे, वो इन खर्चों को करता रहे, ताकि जो मेन कैशियर है वो उन छोटे छोटे खर्चों में इन्वॉल्व ना रहे, बल्कि उसका टाइम सेव हो जाए। अगर उसका टाइम सेव होगा तो वो कहीं और अच्छे क्वालिटेटिव टाइम वो कहीं और लगा सकता है। तो इस तरह से पैटी कैशियर को मेन कैशियर हर महीने एक अमाउंट एडवांस में दे देता है, ठीक है। अब इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे घरों में अक्सर क्या होता है कि जो पापा लोग हैं वो मम्मी को हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट दे देते हैं। खर्चा जो रेगुलर होता ही है घरों में, जैसे दूध का खर्चा, अखबार का खर्चा हो गया, तो या छोटे छोटे खर्चे जैसे रेंट पे करना है, तो वो अमाउंट हर महीने जो है वो पापा के द्वारा मम्मा को दे दी जाती है, और वो खर्चा हर महीने होने वाला होता है। तो इसी तरह से यहाँ भी फर्म में भी या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी जो मेन कैशियर है वो पैटी कैशियर को कुछ अमाउंट एडवांस में दे देता है। वो जो एडवांस में अमाउंट दी जाती है उसका पहले मेन कैशियर एक आइडिया लगा लेता है कि इतने अमाउंट जो है वो खर्चा हो सकता है, इतना खर्चा उस पर्टिकुलर पीरियड में हो सकता है, तो उतनी अमाउंट पहले ही पैटी कैशियर के पास जमा करवा दी जाती है। और फिर वो उन पैसों से बाकी सारे खर्चे करता रहेगा पैटी कैशियर। वो बार बार मेन कैशियर को तंग नहीं करेगा, जाकर उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा कि आज इसके स्टेशनरी के पैसे दो या रिपेयर के पैसे दो। वो मेन कैशियर अपना काम आराम से करता रहेगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ठीक है।
तो यहाँ पर दो मेथड हैं जिनके थ्रू एडवांस पेमेंट की जाती है, ठीक है। तो एक है सिंपल सिस्टम। सिंपल सिस्टम में एक फिक्स अमाउंट हर महीने या फर्स्ट डे जो भी पीरियड का होगा, जो भी पीरियड फिक्स किया गया होगा, तो एक फ़िक्स अमाउंट एडवांस में दे दी जाती है पैटी कैशियर को, ठीक है। इन दिस सिस्टम अनस्पेंट अमाउंट, जो भी मान लो कि 10,000 का अमाउंट दिया जा रहा है पैटी कैशियर को, तो इसमें से मान लो कि 8,000 खर्च हो गया, तो 2,000 अभी रहता है, ठीक है। तो जो ये अनस्पेंट अमाउंट है, इस वो पैटी कैशियर के पास जो भी होगी अनस्पेंट अमाउंट, इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, सिंपल सिस्टम में। लेकिन अगर हम बात करते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम की, तो हेयर अ फिक्स्ड अमाउंट इज़ गिवन टू द पैटी कैशियर एज एन एडवांस में दे दी जाती है पैटी कैशियर को अमाउंट, फिक्स अमाउंट, जो कि पहले से ही फिक्स की गई होती है, एक अनुमान लगा के कि इतना खर्चा हो सकता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड। सेम वैसे ही ऊपर सिंपल सिस्टम के जैसे ही इम्प्रेस सिस्टम में अमाउंट दे दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर ही इज़ रिम्बर्स्ड फॉर द अमाउंट स्पेंट बाई हिम। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट ये मेथड ऐसे है कि जैसे 2,000, ये एग्जांपल अभी हमने देखा था कि यहाँ 10,000 दिए थे और 8,000 खर्चा हो गया था और 2,000 अभी बच गए थे, अनस्पेंट अमाउंट पैटी कैशियर के पास पड़ी थी। तो अगर हम इम्प्रेस्ड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इम्प्रेस्ड सिस्टम में ये 2,000 रुपीज़ कंसीडर होंगे। कैसे होंगे? जैसे कि मान लो हर महीने 10,000 रुपये पैटी कैशियर को मेन कैशियर देता है, ठीक है। तो अब मान लो उसने 8,000 स्पेंड कर दिए, अब इतने खर्च हो गए, स्पेंड हो गए, अब उसके पास बचे कितने, 2,000 रुपये बचे, ठीक है। तो यानी कि हर पीरियड के शुरू में उसको 10,000 रुपये कवर करने होते हैं, मतलब इतना बैलेंस पैटी कैशियर के पास छोड़ना होता है कि हर महीने या हर पीरियड के शुरू में उसके पास 10,000 रुपये होने ही चाहिए। ये मेन कैशियर कंफर्म करता है, ठीक है। तो मेन कैशियर ने देखा कि 2,000 रुपये का पिछले पीरियड का बैलेंस बचा है, तो 10,000 अगर मुझे नेक्स्ट पीरियड में करने हैं तो मुझे सिर्फ उसको 8,000 रुपये ही देने हैं, ठीक है। तो 8,000 रुपये फिर पैटी कैशियर को मेन कैशियर दे देगा। इसी तरह से मान लो यहाँ पर 7,000 का खर्चा होता, तो यहाँ पर 3,000 बच जाते, तो 7,000 फिर उसको दे दिए जाते, ताकि अगले पीरियड के शुरू में फिर से उसके पास 10,000 रुपये हो जाते, ठीक है। यानी कि एक फ़िक्स अमाउंट हर टाइम, हर मतलब पीरियड के शुरू में उस पैटी कैशियर के पास होनी चाहिए इम्प्रेस्ड सिस्टम के अंडर। ये मेन कैशियर के द्वारा कंफर्म किया जाता है। अब हम देखते हैं कि पैटी कैश बुक के इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों प्रिपेयर करना ज़रूरी है इसको। एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम पैटी कैश बुक में जब यूज़ किया जाता है तो उसके क्या फ़ायदे रहेंगे। कंट्रोल ओवर मिस्टेक्स। यहाँ पर क्या होगा, मिस्टेक्स होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि जब हमने एक पर्सन स्पेशली पैटी कैश को हैंडल करने के लिए ही लगा दिया है, तो वो बार बार फिर वो उनको रिव्यू करेगा, देखेगा, और अगर वहाँ पर कोई मिस्टेक्स हुई भी होगी तो वो उनको करेक्ट कर लेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये मिस्टेक्स को कंट्रोल करेगा इम्प्रेस्ड सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर द पैटी एक्सपेंसेस। जो भी पैटी एक्सपेंसेस हैं, छोटे छोटे खर्चे हैं, उनके ऊपर कंट्रोल रहेगा, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा। उसको पैटी कैशियर को पहले से ही एक अमाउंट दे दी जाती है और उसको उस अमाउंट में से ही खर्चा करना होता है, क्योंकि वो अमाउंट एक पूरा एस्टिमेट लगा कर दी होती है कि इतना खर्चा हो सकता है। तो एक तरह से पैटी एक्सपेंसेस के ऊपर भी कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट कंट्रोल ओवर फ्रॉड्स, और अगर कोई फ्रॉड करना चाहे पैटी कैशियर तो वो भी पॉसिबल नहीं है, या कोई और जो मैनेजमेंट में कोई और फ्रॉड करना चाहे पैटी कैश से रिलेटेड, पैटी एक्सपेंसेस से रिलेटेड, जैसे कि मान लो कि कन्वेंस का खर्चा है 100 रुपये, अगर कोई चाहे कि हम 200 रुपये दिखा दें या
स्टेशनरी का खर्चा, रिपेयर का खर्चा, उसमें थोड़ा बहुत फ्रॉड करने की सोचें तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो पैटी कैशियर है वो उसी काम में इंगेज है, तो वो बार बार उस काम को देखेगा, तो फ्रॉड होने के चांसेस भी कम होते हैं। और अगर मान लो पैटी कैशियर ही फ्रॉड करने की सोच रहा है तो फिर मेन कैशियर भी एक बार रिव्यू लेता है उस पैटी कैश बुक का, तो उसके लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि फ्रॉड कर पाए। और नेक्स्ट इज़ टाइम सेविंग है ये काफ़ी, क्योंकि इससे जो मेन कैशियर है उसका टाइम सेव होगा और वो अपना बचा हुआ टाइम कहीं और जगह लगाएगा ताकि वो कैश का अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पैटी कैश बुक। तो पैटी कैश बुक दो तरह से प्रिपेयर की जाती है। एक है सिंपल पैटी कैश बुक, सिंपल पैटी कैश बुक जिसमें कि सिंपली हम खर्चे ही दिखाएंगे और उसका फॉर्मेट इस तरह से रहेगा। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम अमाउंट रिसीव्ड का होगा, तो यहाँ पर जो भी अमाउंट पैटी कैशियर को मेन कैशियर से रिसीव होगी तो वो वाली अमाउंट यहाँ पर शो करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम होगा लेजर फॉलियो का, यानी कि लेजर में कहाँ पर इसको दिखाया जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉलम होगा कैश बुक फॉलियो का, यानी कि कैश बुक में मेन कैशियर ने कहाँ पर जो पैटी कैश इशू की है, जो दी है पैटी कैशियर को, वो कौन से पेज नंबर के ऊपर दिखाई गई है, वो वाला नंबर यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर डेट होगा, मतलब ट्रांजैक्शन की डेट कौन सी है वो वाली डेट यहाँ पर दिखानी होगी। नेक्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर्स, तो यहाँ पर जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे लिखे जाएंगे। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों का कॉमन ही पर्टिकुलर है, जैसे कि सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक में पर्टिकुलर दोनों साइड होता था डेबिट एंड क्रेडिट का। तो यहाँ पर पैटी कैश बुक में पर्टिकुलर कॉमन होगा, यहाँ पर टू वाली आइटम्स भी लिखी जाएंगी और यहाँ पर बाई वाली आइटम्स भी लिखी जाएंगी। ठीक है, जो कैश आएगा, जैसे कि मान लो कैश रिसीव हो रहा है तो टू कैश करके जो भी आएगा, जैसे कि एंट्री बनेगी पैटी कैश टू कैश, यानी कि कैश मेन कैश बुक कैशियर से जो कैश रिसीव हुआ तो टू वाली आइटम भी इधर आएगी। और मान लो कोई खर्चा हो रहा है, जैसे बेजिस हो रहा है तो बाई बेजिस करके यहाँ पर खर्चा भी यहीं पर आएगा, यानी कि टू और बाई दोनों के लिए कॉमन ही है डेबिट और क्रेडिट के लिए पर्टिकुलर का कॉलम। और नेक्स्ट कॉलम रहेगा LF लेजर फॉलियो का। फिर बाउचर नंबर, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है तो उसका बाउचर नंबर क्या है वो दिया होगा क्वेश्चन में, तो वो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अमाउंट यहाँ पर दिखाई जाएगी कि कितनी अमाउंट पे की जा रही है उस पर्टिकुलर खर्चे के लिए, या फिर कितनी कैश जो है वो मेन कैशियर से रिसीव हो रही है, वो यहाँ पर अमाउंट पेड में आ जाएगा। ये तो थी सिंपल पैटी कैश बुक। अब नेक्स्ट है एनालिटिकल पैटी कैश बुक। एनालिटिकल जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ज़्यादा एनालाइज करके, यानी कि ज़्यादा ब्रीफली हमें दिखाएगा ये एक्सपेंसेस के बारे में। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में दिखाएगा ये। तो इसमें भी सेम ऊपर वाले की तरह ही रहेगा, सिंपल पैटी कैश बुक की तरह शुरू के कॉलम तो वैसे ही बनेंगे, जैसे रिसीट्स, कितनी अमाउंट रिसीट हो रही है, कितनी अमाउंट मिल रही है जो मेन कैशियर है उससे, वो वाली अमाउंट रुपीज़, यानी कि यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर पर्टिकुलर यहाँ पर देंगे टू कैश और अमाउंट वो यहाँ पर आएगी, और जो खर्चे हैं उनकी अमाउंट इस साइड आएगी। अमाउंट तो अलग अलग आएगी डेबिट और क्रेडिट की, लेकिन पर्टिकुलर का सेम ही कॉलम रहेगा। डेट वही डालनी है जो उस ट्रांजैक्शन की डेट होगी, यहाँ पर बाउचर नंबर आ जाएगा, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ टोटल पेमेंट आ जाएगी। तो फिलहाल यहाँ तक तो ये सिंपल सिस्टम पैटी कैश बुक की तरह ही है, लेकिन एनालिटिकल में फिर आगे जो खर्चे होंगे उनका अलग अलग से फिर कॉलम बनाया जाएगा, जैसे कन्वेंस का खर्चा है, कार्टेज है, स्टेशनरी, सन्ड्रीज में और भी छोटे छोटे खर्चे आ जाएंगे, तो अलग अलग खर्चे सन्ड्रीज में आ जाएंगे। अगर GST है साथ में, जैसे मान लो स्टेशनरी खरीदी जा रही है तो स्टेशनरी के साथ इनपुट CGST SGST हो सकता है, तो वो वाली अमाउंट इनपुट की यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये एनालिटिकल पैटी कैश बुक का
फॉर्म है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी क्लियर ना हो कि सिंपल पैटी कुछ कैश बुक बनानी है कि एनालिटिकल पैटी कैश बुक बनानी है, तो आप सिंपल पैटी कैश बुक भी फॉलो कर सकते हो, ये वाला फॉर्मेट। और अगर क्लियरली कहा है कि एनालिटिकल पैटी कैश बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो फिर आपको वही वाला मेथड यूज़ करना है जो वहाँ पर कहा गया है। अगर नहीं कहा गया है तो आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फटाफट एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है जनवरी 1 को रिसीव्ड फ्रॉम द मेन कैशियर। मेन कैशियर से 200 रुपये हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो एंट्री बनेगी पैटी कैश बुक टू कैश, ठीक है। तो 200 रुपीज़ हमें रिसीव हो रहे हैं मेन कैशियर से। तो डेट के कॉलम में पहले हम लिखेंगे डेट जनवरी 1, ठीक है। और पर्टिकुलर में लिखेंगे टू कैश अकाउंट एंड हमें रिसीव हो रहे हैं 200 रुपये, तो यहाँ पर 200 रुपीज़ लिख देंगे, ठीक है। अगर बाउचर नंबर दिया होगा तो लिखना है, अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो आप, ठीक है। फिर आगे है 3 जनवरी को पेड कन्वेंस चार्जेस ₹15। कन्वेंस का खर्चा किया गया तो बाई कन्वेंस, ठीक है। और इसका खर्चा हुआ है 15, यानी कि ये टोटल पेमेंट में हमें दिखाना पड़ेगा 15। और आगे क्योंकि हम एनालिटिकल पैटी कैश बुक बना रहे हैं तो हम यहाँ पर कन्वेंस के कॉलम में भी 15 दिखाएंगे, ठीक है। अगर आप सिंपल बना रहे हो तो सिर्फ इतना ही आपने इसको प्रिपेयर करना है। अगर एनालिटिकल है तो फिर एक्स्ट्रा कॉलम और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है परचेज्ड स्टेशनरी। तो स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगी। स्टेशनरी का खर्चा 25 क्वेश्चन में गिवन है, तो स्टेशनरी के कॉलम में आपको 25 रुपीज़ लिखने हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है परचेज्ड वेजेस पेड, ठीक है। तो ये थर्ड को हो गया 5 एंड 6 बाई वेजेस। वेजेस का खर्चा है 10 रुपये का, तो वेजेस के कॉलम में 10 रुपये लिख दो। इसी तरह से 9 जनवरी को बाउट पोस्टेज स्टैम्प्स खरीदी और उससे रिलेटेड कुछ खर्चा हुआ, तो वो भी यहाँ आ जाएगी बाई पोस्टेज करके विद अमाउंट 30। अब पोस्टेज के कॉलम में हमें लिखना है 30, ठीक है। अब नेक्स्ट है पेड फॉर रिपेयर ₹18। अब 10 को रिपेयर का खर्चा है तो बाई रिपेयर, ठीक है, विद ₹18। अब रिपेयर के कॉलम में हमें दिखाना पड़ेगा इसको भी अलग से। अब नेक्स्ट है पेड कन्वेंस चार्जेस 12। फिर से कन्वेंस चार्जेस पे किए गए, तो फिर से हमें दिखाना पड़ेगा ये है 11 को बाई कन्वेंस, ठीक है, विद ₹12। तो अब कन्वेंस का कॉलम यहाँ था, पहले भी कन्वेंस का खर्चा हुआ था, तो इसको हम कन्वेंस के कॉलम में दिखाएंगे। मतलब एक खर्चा बार बार एक कॉलम में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि कन्वेंस अगर 4 बार होता है तो 4 बार आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 30 जनवरी को स्टेशनरी परचेज्ड विद ₹22। तो 30 को बाई स्टेशनरी है 22 की, ठीक है। एंड स्टेशनरी के कॉलम में हम इधर 22 दिखाएंगे। अगर मान लो स्टेशनरी के साथ जीएसटी का रेट भी दिया हुआ है तो जीएसटी भी आपने यहाँ पर लगाना है और उसके अलग से 2 कॉलम और बना लेने हैं इनपुट, सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी है तो उसका कॉलम बना लीजिए और उसका अमाउंट वहाँ पर दिखा दीजिए, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन में जीएसटी नहीं दिया गया तो मैंने नहीं लगाया। अगर गिवन है तो आप फिर जीएसटी भी दिखाओगे, बाई इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी, बाई इनपुट एसजीएसटी, और उसके भी अलग से 2 कॉलम आपने बना लेने हैं आगे और उसकी अमाउंट वहाँ पर फिर शो करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है पेड फॉर रिपेयर बाई रिपेयर। 14 को ये
ट्रांजेक्शन हुआ है विद ₹7, 7 से। अब रिपेयर का कॉलम हमने प्रिपेयर किया था ये, तो ₹7 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सपेंस है पेड कन्वीनियंस चार्जेस। दोबारा से कन्वीनियंस के खर्चे हो रहे हैं, तो कन्वीनियंस, ठीक है, चार्जेस कितने हैं? ₹5। तो ₹5 कन्वीनियंस के कॉलम में भी आपने दिखाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एडवांस टू अ वर्कर गोपाल को एडवांस में पैसे दिए गए ₹20, तो वो भी यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। बाय गोपाल को एडवांस में पैसे मिले ₹20। अब क्योंकि गोपाल का हमने कुछ भी कॉलम प्रिपेयर नहीं किया है, तो इस तरह के खर्चे हम फिर आगे सन्ड्रीज में डाल सकते हैं, सन्ड्रीज में, ठीक है। तो सन्ड्री के कॉलम में हम ₹20 दिखा देंगे। क्लियर? तो इस तरह से अब हम इसका टोटल करेंगे, टोटल पेमेंट कॉलम का हम टोटल करेंगे और टोटल आ जाएगा ₹164, ठीक है। इसी तरह से सभी कॉलम का हमें टोटल करना है। 15 + 12 + 5 हो गया 32, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट का 25 एंड यस, हाँ, ये सन्ड्रीज में लिख दिया था स्टेशनरी, यहाँ आएगा 22 और 25 + 22 हो गए 32, ठीक है, ये 32। एंड नेक्स्ट बेजेस का ₹10 एंड पोस्टल का 30। नेक्स्ट है रिपेयर का कॉलम है, तो रिपेयर के हो गए 18 + 7 25 एंड सन्ड्रीज का कॉलम है, इसका 20 आ जाएगा, 20 एक ही बार एक्सपेंस हुआ इसमें। तो इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ का टोटल 164 आ रहा है, और अगर आप इन सब को भी ऐड करोगे 32 + 47, सॉरी ये 47 आएगा, 32 + 47, 25 + 22 47, ठीक है। तो 32 + 47 10 30 25 20, अगर इनको भी अगर आप टोटल करोगे तो अमाउंट आ जाएगी 164। यहाँ से भी और यहाँ से भी इक्वल ही आएगा, ऐड करके अमाउंट इक्वल आएगा। अब हमने इसको लिखना है यहाँ पर बाय बैलेंस कैरीड ऑन, क्योंकि हमें कितने पैसे दिए गए थे? हमें दिए गए थे ₹200, ठीक है, इम्प्रेस्ड सिस्टम में। तो यहाँ पर इसका भी हम टोटल करेंगे ₹200, ठीक है, इसका भी टोटल हो गया ₹200। तो अब 31st को अगर हम देखें तो हमारे पास, क्योंकि हमें टोटल कितना खर्चा करना था, एक्चुअल में हमें ₹200 मिले थे, ठीक है। तो बैलेंस मतलब हमारे पास कितना बचा? हमने खर्चा किया 164 का और हमें ₹200 मिले थे, तो बैलेंस कितना हो गया हमारे पास? बाय बैलेंस कैरीड ऑन ₹36 का, यानी कि इतना पैसा पैटे कैशियर के पास पड़ा है और उसको दोबारा से 164 देने की ज़रूरत है, क्योंकि हर पीरियड के शुरू में उसको ₹200 देने उसके पास होने चाहिए बैलेंस। ये मेन कैशियर पक्का करता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट पैटी कैशियर के पास शुरू में होनी चाहिए। तो अभी उसके पास अगर ₹36 पड़े हैं तो उसको सिर्फ 164 ही देने होंगे, और ₹200 उसको दिए थे पहले उस मेन कैशियर ने। तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा Feb 1 को, यानी कि नेक्स्ट पीरियड में, जब नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा 1 Feb को लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना। अब ब्रॉट डाउन कहाँ लिखना है? इस साइड आएगा, ठीक है, यहाँ नहीं लिखना, ये तो कैरी डाउन का था। अब हमने इस साइड लिखना है 36,
ठीक है, क्योंकि इसमें टू और बाई का पर्टिकुलर का कॉमन है, लेकिन अमाउंट तो हम अलग अलग ही लिख रहे हैं, इसलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36 आ गया। और जो उसको कैश मिला, ठीक है, कैश दोबारा से मेन कैशियर ने कितना दिया उसको, 164 का, वो भी 1 फरवरी को ही मिला उसको। तो इस तरह से आप देखोगे कि शुरू में नेक्स्ट मंथ के शुरू में ही उसके पास 200 रुपीज़ फिर से बन गए, और इस पीरियड में भी वो सारे खर्चे करेगा, और एंड में अगर कोई बैलेंस रहता है तो वो भी फिर ऐसे ही आगे से आगे एडजस्ट होता जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब